हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेजी लर्निंग टिप्स। क्रेजी लर्निंग टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग 1, 2, 3, 4 और 4 का, जिसके तहत हम भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में सिटीजनशिप, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स और भाग 4 में डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और भाग 4 ए में फंडामेंटल ड्यूटीज पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसके आपको आर्टिकल्स को लर्न करने के लिए कुछ एक ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताएंगे, जिससे आप उन आर्टिकल्स को आसानी से लर्न कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाग 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ और इसका राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक भारत संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। आर्टिकल नंबर 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद 1 में भारत संघ का नाम क्या होगा? इंडिया। इंडिया दैट इज भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा यानी राज्यों का यूनियन होगा। इसका मतलब ये है, मोटे तौर पर इसका मतलब ये है कि किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। और टेरिटरी ऑफ द यूनियन, अभी इस समय मौजूदा समय में जम्मू और कश्मीर के यूटी बन जाने से मौजूदा समय में 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र भारत में हैं। आर्टिकल नंबर 2 बात करता है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स यानी नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि बना करके भारत से बाहर के किसी भी राज्य को अपने देश में शामिल कर सकती है। उदाहरण के लिए 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। आर्टिकल नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आप अगर किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पर लगभग अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठे कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आप अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको हिंदी की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको इंग्लिश से समझ करके उसका आंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय है कि आप तैयारी करते समय कोई भी चीज़ केवल हिंदी में न पढ़ें और केवल इंग्लिश में न पढ़ें। कहने का मतलब ये है कि उसको आप हिंदी और इंग्लिश थोड़ी थोड़ी जानकारी दोनों की ही रखें, जिससे आप एक दूसरे वर्जन में स्विच ओवर कर सकें और उसका आंसर डिटेक्ट कर सकें। तो आर्टिकल नंबर 3 बात करता है कि संसद विधि द्वारा किन्हीं 2 राज्यों के या किसी एक राज्य में से कुछ क्षेत्र को निकाल करके एक नए राज्य की स्थापना कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये एक राज्य है ए और ये दूसरा राज्य है बी। इन दोनों में से कुछ क्षेत्र ए में से निकाला और कुछ क्षेत्र बी में से निकाला। दोनों में से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र निकाल करके संसद ने सी राज्य की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों की एरिया, बाउंड्रीज और उनके नामों में परिवर्तन हो गया और तीसरा राज्य सी बन गया। तो इस प्रकार से संसद किन्हीं 2 राज्यों में परिवर्तन करके तीसरे राज्य की स्थापना कर सकती है। ये किसके तहत करती है? आर्टिकल 3 के तहत। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली कुछ एक बातों को ध्यान देना होगा। पहली बात यह है कि इस तरह के विधेयक संसद में तभी पेश किए जा सकते हैं जब उनको
राष्ट्रपति की पहले से अनुमति दे दी गई हो। दूसरी बात यह है कि संबंधित राज्यों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा उनको मौका दिया जाता है और एक निर्दिष्ट समय दिया जाता है जिस समय में वो अपनी राय व्यक्त करें, पर उनके द्वारा व्यक्त की हुई राय को मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद बाध्यकारी नहीं होते। तो दोस्तों, आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत होने वाले संशोधन आर्टिकल 368 के तहत काउंट नहीं किए जाते। कहने का मतलब ये है, आई होप आप समझते होंगे कि आर्टिकल नंबर 368 किसके लिए। आर्टिकल नंबर 368 संविधान संशोधन के लिए जाना जाता है, लेकिन आर्टिकल नंबर 2 और 3 यानी किसी राज्य का एडमिशन, भारत से बाहर से आने वाले किसी राज्य का एडमिशन और किन्हीं राज्यों की सीमाओं, एरिया, क्षेत्रफल और नामों में परिवर्तन आर्टिकल 368 के तहत उनको नहीं काउंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, फटाफट पार्ट 1 के आर्टिकल का रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। नेम एंड टेरिटरी 2 नंबर है एडमिशन और 3 नंबर है फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन। तो इनको आप एक ट्रिक की मदद से लर्न कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उसका सबसे पहले नाम होगा, तो आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, नेम। आर्टिकल नंबर 2 में एडमिशन। भाई जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसका क्या होगा, एडमिशन होगा। और आर्टिकल नंबर 3 में फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन। जब वो बच्चा बड़ा होगा पहले नाम रखा जाएगा, फिर उसका एडमिशन होगा और फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा, फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन, यानी उसमें कुछ एक बदलाव होंगे। तो इस प्रकार से आप आर्टिकल 1, 2, 3 को लर्न कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं भाग 2 की ओर। भाग 2 में, पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बातचीत की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, पार्ट 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता की बातचीत की गई है, सिटीजनशिप। इसके तहत आर्टिकल नंबर 5 बात करता है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के प्रारंभ होने से जो नागरिकता के प्रोविजन है वो आर्टिकल नंबर 5 में है। यानी जब संविधान प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ से जो प्रोविजन है उनको कहाँ रखा गया, आर्टिकल नंबर 5 में। इसमें 3 प्रोविजन है। आर्टिकल नंबर 5 के तहत 3 प्रोविजन है। पहला ये है कि वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो। दूसरा ये है कि उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। और तीसरा ये है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 5 वर्षों तक वह भारत का निवासी रहा हो। अगर तीनों शर्तों में से कोई भी एक शर्त को व्यक्ति क्वालिफाई करता है तो वह भारत का नागरिक समझा जाएगा। आर्टिकल नंबर 5 के तहत कितनी शर्तें हैं, 3, यानी संविधान के प्रारंभ से 3 शर्तें। आर्टिकल नंबर 6 माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाक से जो लोग पाकिस्तान से इंडिया की ओर माइग्रेट करके आए थे। आर्टिकल नंबर 7 माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी पाक को जिन लोगों ने भारत से पाकिस्तान की ओर माइग्रेशन किया था उनके प्रोविजंस किस में दिए गए, आर्टिकल नंबर 7 में। तो फ्रेंड्स, 5 में संविधान के प्रारंभ से, 6 में पाक से, 7 में पाक को। आर्टिकल नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल नंबर 6 बात करता है पाक से, यानी पाकिस्तान से इंडिया आने वाले। आर्टिकल नंबर 7 इंडिया से पाकिस्तान जाने वाले। और आर्टिकल नंबर 8
आउटसाइडर्स, यानी वो भारतीय मूल के वो व्यक्ति जो न तो इंडिया में रहते हैं और ना ही पाकिस्तान के, इस तरह के भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता के प्रोविजंस किस में किए गए? आर्टिकल नंबर 8 में। आर्टिकल नंबर 9 टर्मिनेशन, आर्टिकल नंबर 9 नागरिकता की समाप्ति के प्रावधान किस में किए गए? आर्टिकल नंबर 9 में। इसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की बिना परमिशन के किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार से परमिशन नहीं लेता और बाहर की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 ये कंटिन्यूएंस की बात करता है, यानी सिटीजनशिप की कंटिन्यूएंस की बातचीत इसमें की गई है। इसके तहत कहा गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि बनाकर ही छीनी जा सकती है। किस प्रकार से छीनी जा सकती है? विधि बना करके, कोई अन्य तरीके से नहीं छीनी जा सकती। और आर्टिकल नंबर 11 जिसमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप के रेगुलेशन के बारे में बातचीत की गई है। आर्टिकल नंबर 11 संसद को ये पावर देता है कि संसद नागरिकता से संबंधित अधिनियमों में समय समय पर परिवर्तन कर सके। तो दोस्तों ये आप जानते होंगे कि आर्टिकल नंबर 11 के तहत ही भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स भाग 2 से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 5 प्रारंभ 6 पाक से 7 पाक को 8th 9th 10 और 11 इसके लिए OTCR। देखिए फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 5 संविधान के प्रारंभ से 6 पाक से, यानी वो व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान से इंडिया की ओर माइग्रेट किया था। आर्टिकल नंबर 7 पाक को जिन्होंने इंडिया से पाकिस्तान की ओर माइग्रेट किया था उनसे रिलेटेड सिटीजनशिप के प्रोविजंस। आर्टिकल नंबर 8 आउटसाइडर्स, यानी जो न तो इंडिया से में रहते हैं और न ही पाकिस्तान में, जो भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो इंडिया और पाकिस्तान को छोड़कर कहीं बाहर रहते हैं, यानी यूएस में रहते हैं, ब्रिटेन में या पुर्तगाल में कहीं भी रहते हैं। इस तरह के प्रोविजंस किस में किए गए? आर्टिकल नंबर 8 पे। 9 टर्मिनेशन, यानी सिटीजनशिप के टर्मिनेशन की बातचीत की गई। और आर्टिकल नंबर 10 कंटिन्यूएंस और आर्टिकल नंबर 11 रेगुलेशन। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने दो भागों को, भाग 1 और भाग 2 को कंप्लीट किया। भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और भाग 2 में सिटीजनशिप की बातचीत की गई। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 यानी मूल अधिकार। पार्ट 3 भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 टू 18 स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 टू 22 समानता, आर्टिकल 23 टू 24 शोषण, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29-30 में संस्कृति और शिक्षा और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बातचीत की गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान जब मूल संविधान बना था तो उसमें कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे? 7, जिनमें से 6 मौलिक अधिकार ये हैं स्वतंत्रता, समानता, शोषण, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक उपचार। 6+1 जो है ये आपका था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का मौलिक अधिकार। लेकिन संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31F से निकाल करके किसमें 300 का में विस्थापित कर दिया गया, यानी 300A में विस्थापित कर दिया गया। अब ये संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं रहा, जो कि मूल संविधान में क्या था?
मौलिक अधिकार था। अब इसको 300 का में डालने का मतलब ये हुआ कि ये आपका विधिक अधिकार हो गया। क्या हो गया? विधिक अधिकार। यहाँ पर विधिक अधिकार होने का तात्पर्य ये है कि अगर सरकार को आवश्यकता पड़ती है तो वो आपकी संपत्ति का अधिग्रहण यानी एक्विजिशन कर सकती है और उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट यानी उचित अमाउंट, फेयर अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो मौजूदा स्थिति में संपत्ति का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार हो गया? विधिक यानी लीगल राइट हो गया, आपका लीगल राइट हो गया। अब आपके मूल अधिकार बचते हैं स्वतंत्रता, समानता, शोषण, धर्म, संस्कृति और शिक्षा और संवैधानिक उपचार। तो फ्रेंड्स, आपको ये तो लर्न करने ही होंगे कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक स्वतंत्रता, 19 से 22 समानता, 23-24 शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता, 29-30 संस्कृति और शिक्षा के संबंध में मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन अधिकारों को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले राइट टू इक्वेलिटी यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 बात करता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समानता। कहने का मतलब ये है कि विधि के समक्ष यानी कानून की नज़र में सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे बेशक गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह विधि के समक्ष यानी कानून की नज़र, कानून जब दोनों व्यक्ति पेश होंगे तो कानून दोनों को बराबरी की नज़र से देखेगा। ये आर्टिकल नंबर 14 में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी लोक नियोजन में, लोक अवसर में सभी के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता को किसी भी स्तर पर, वोकल हो, कहकर हो, सुनकर हो या किसी इशारे के द्वारा हो, अस्पृश्यता को किसी भी स्तर पर, सभी स्तर पर समाप्त किया गया है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 17 के तहत। आर्टिकल नंबर 18, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत। इसके तहत संविधान बनने के पूर्व में लोगों को खान साहब, राजा साहब, चौहान साहब इस तरह की उपाधियां दी जाती थी, लेकिन जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ उसके तहत आर्टिकल नंबर 18 के तहत सभी उपाधियों को, इस तरह की उपाधियां राजा साहब, खान साहब, चौहान साहब, इस तरह की उपाधियों को सबको समाप्त कर दिया गया और राज्य इस तरह की उपाधियां किसी को नहीं दे सकता। लेकिन मौजूदा समय में आपको एकेडमिक्स की उपाधियां जैसे डॉक्टरेट है, लिटरेट है, इस तरह की उपाधियां आपको दी जा सकती हैं और सेना से रिलेटेड उपाधियां जैसे सेना मेडल है या भारत रत्न है, इस तरह की उपाधियां आपको दी जा सकती हैं। लेकिन पुरानी जो उपाधियां थी जो भेदभाव उत्पन्न करती थी, उन उपाधियों को निषेध कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, इनको लर्न करने की मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आर्टिकल 14 के लिए विधि, ये ट्रिक हमारी है, विधि भेद अवसर अस्पृश्यता उपाधि। विधि भेद अवसर अस्पृश्यता उपाधि यानी 14 विधि भेद अवसर अस्पृश्यता और उपाधि। इस ट्रिक की मदद से आप आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 को लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इसमें
अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। आर्टिकल नंबर 19 जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार दिया गया? बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके तहत छह अधिकारों को छह अधिकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, इस तरह के आपको कई अधिकार दिए गए। आर्टिकल नंबर 20 कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस यानी अपने अपराध को स्वीकार करने के विरुद्ध कुछ अधिकार दिए गए। आर्टिकल नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस आर्टिकल के तहत लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत एक व्यक्ति को कई एक अधिकार दिए गए। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का निर्वचन करते हुए कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। एक व्यक्ति को आजीविका का अधिकार है, अच्छे स्वास्थ्य, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, निजता का अधिकार, शिक्षा, नींद और भोजन। क्या क्या? आजीविका, अच्छा स्वास्थ्य, पर्यावरण प्रदूषण, निजता, शिक्षा, नींद और भोजन। निजता, शिक्षा, नींद, भोजन, आजीविका, अच्छा स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रदूषण। ये फ्रेंड्स आपको जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको आप लर्न कर लेना। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जल में जहर घोलता है तो किसी व्यक्ति के कौन से आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल नंबर 22 अरेस्ट एंड डिटेंशन यानी गिरफ्तारी के संबंध में कुछ एक संरक्षण दिए गए, यानी प्यूनिटिव डिटेंशन के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। किसके तहत? आर्टिकल नंबर 22 के तहत। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 ट्रैफिकिंग एंड इन ह्यूमन एंड फोर्स्ड लेबर यानी ट्रैफिकिंग, महिलाओं को, बच्चों को ट्रैफिकिंग करना किसी घिनौने कृत्य के लिए या अंग विच्छेदन के लिए, उनके अंग को काट कर बेचना, इस तरह के एक्टिविटीज़ को निषेध किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 के तहत। और फोर्स्ड लेबर यानी बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी, कुछ लोगों को अपने दबाव में रखना और उनसे अपने कामों को कराना, ज़्यादा लंबे समय तक कराना, इस तरह की एक्टिविटीज़ किस में आती? बंधुआ मजदूरी में। तो ये दोनों ही चीज़ें, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी, दोनों को ही निषेध किया गया। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल नंबर 24 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज यानी 14 वर्ष से छोटे बच्चों का किसी आपत्तिजनक, यानी कहने का मतलब ऐसी खतरनाक स्थिति में उनसे काम करवाना, फैक्ट्रीज में उनसे काम करवाना, इसका निषेध किया गया है आर्टिकल नंबर 24 के तहत। अब फ्रेंड्स इनको लर्न करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। आर्टिकल नंबर 19 बोलो, अपराध, दैहिक गिरफ्तारी। इन आर्टिकल्स को आप फ्रीडम को लर्न कर सकते हैं। बोलो, अपराध, दैहिक गिरफ्तारी। 23 बंधुआ ट्रैफिक और फैक्ट्री। 24 किसके द्वारा? फैक्ट्री के द्वारा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। आर्टिकल नंबर 25 कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रोफेशन कर सकता है, उसको प्रचार प्रसार प्रैक्टिस कर सकता है और उसको प्रोपोगेट यानी चारों तरफ उसको फैला सकता है। कहने का मतलब मूल शब्दों में अंतःकरण की स्वतंत्रता। उस व्यक्ति को कोई राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो। आर्टिकल नंबर 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स यानी अपने धार्मिक अफेयर्स को
प्रबंध कर सकता है, यानी उनका प्रबंधन कर सकता है। आर्टिकल नंबर 27, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी राज्य किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है और करने के लिए जो धन खर्च कर रहा है, तो उस पर राज्य टैक्स नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि राज्य उस पर टैक्स तो नहीं लगा सकता, लेकिन शुल्क लगा सकता है। क्या लगा सकता है? शुल्क। शुल्क को राज्य लगा सकता है। और आर्टिकल नंबर 28, अटेंडेंस, यानी अपने धार्मिक कृत्यों में उपस्थिति का अधिकार दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लर्न कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, अंतःकरण प्रबंधन, अंतः प्रबंधन, टैक्स अटेंडेंस। अंतः प्रबंधन, टैक्स अटेंडेंस। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब हम कुछ एक संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में उनका वर्णन किया गया। आर्टिकल नंबर 29, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किया गया। किसमें? आर्टिकल नंबर 29 में। दोस्तों, यहाँ पर अल्पसंख्यक को परिभाषित करना बहुत ही आवश्यक है। अल्पसंख्यक ऐसे भाषाई या धार्मिक समूह होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अल्पसंख्यक ऐसे भाषाई और धार्मिक समूह जिनकी जनसंख्या पूरे राज्य की कुल जनसंख्या के आधे से कम हो। कहने का मतलब, अगर आप किसी राज्य में रहते हैं और उसकी जनसंख्या 1 करोड़ है, तो उस राज्य में 50 करोड़ से कम की 50 लाख से कम किसी धार्मिक समूह या आपके भाषाई समूह की संख्या है, तो वो कैसा कहा जाएगा? अल्पसंख्यक। कहने का मतलब ये है, किसी भी राज्य की अगर मान लो 100 जनसंख्या है और किसी समूह की, धार्मिक या भाषाई समूह की मान लो 25 है, तो उसके आधे से कम अगर है किसी की जनसंख्या, तो वो कैसा कहा जाएगा? अल्पसंख्यक समूह कहा जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का वर्णन किया गया। आर्टिकल नंबर 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी माइनॉरिटीज अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज इंटरेस्ट की बात करता है और आर्टिकल नंबर 30 उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिशमेंट एंड उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बातचीत करता है। आर्टिकल नंबर 31 में, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसके तहत संपत्ति का अधिकार 31 में मूल अधिकार हुआ करता था। इसको अब हटा करके किस में कर दिया? 300A में। किस में कर दिया गया? 300A में। अब ये मूल अधिकार न होकर के कौन सा अधिकार बन गया है? विधिक अधिकार, यानी लीगल राइट बन गया है। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंदर आर्टिकल 32, जिनमें रेमेडीज की बातचीत की गई है। रेमेडी का मतलब संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार से तात्पर्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन राज्य के द्वारा किया जा रहा है। राज्य में कौन कौन सी चीज़ें थी? राज्य की परिभाषा में आपको मैंने फंडामेंटल राइट्स में भी बताया था। राज्य में 4 चीज़ें शामिल होती हैं, यानी राज्य की जो परिभाषा है पार्ट 3 और 4 के लिए इसमें 4 चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, राज्य सरकारें और विधानमंडल। उसके बाद में प्राधिकारी, कौन से? प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ये 4 चीज़ें किसके? मतलब एक तो लोकल प्राधिकारी होते हैं, ठीक है, और अन्य प्राधिकारी। ये 4 चीज़ें किस में शामिल हैं? राज्य की परिभाषा में। अब मान लीजिए ये राज्य किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है,
तो वो व्यक्ति आर्टिकल वो व्यक्ति आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में शरण ले सकता है, यानी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार की बातचीत करता है और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 33 मॉडिफाई, यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको संसद विधि द्वारा मॉडिफाई कर सकती है। किन लोगों के लिए? ये आर्टिकल 33 उन सशस्त्र बलों के लिए है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए, उनमें काम करने यानी नौकरी करने वाले फौजियों के अधिकारों को मॉडिफाई कर सकती है, यानी संसद उनको कम कर सकती है विधि बना करके, क्योंकि ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक होता है। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के बारे में बातचीत करता है और आर्टिकल 35 गिव इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बातचीत की। अब इनको फटाफट रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18। अब यहाँ विधि, भेद, अवसर, अस्पृश्यता, उपाधि, विधि, भेद, अवसर, अस्पृश्यता, उपाधि 19 से लेकर के 22 तक। बोलो अपराध, दैहिक, 21 वाला दैहिक, 22 गिरफ्तारी। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 23 बंधुआ ट्रैफिक और 24 फैक्ट्री। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप विधि, भेद, अवसर, अस्पृश्यता, उपाधि, बोलो अपराध, दैहिक, गिरफ्तारी, बंधुआ, ट्रैफिक, फैक्ट्री, तो आप इस ट्रिक से इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 25 अंतःकरण 26, 27 और 28। अंतः प्रबंधन टैक्स अटेंडेंस 29 अल्पसंख्यक और 30 स्थापना और प्रशासन, और ये हो गया आपका अल्पसंख्यक। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ भाग 1, भाग 2 और भाग 3 फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट किया और इनको लर्न करने की कुछ एक ट्रिक्स भी आपको बताएं। अगर ये ट्रिक्स आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। पार्ट 4 यानी भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 इसके तहत डेफिनीशन, आर्टिकल 36 के तहत राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य की परिभाषा लगभग उसी प्रकार से है जिस प्रकार से पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स में परिभाषा दी गई थी। आर्टिकल 37 में इस पार्ट के एप्लीकेशन यानी प्रयोजन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 37 के तहत इस पार्ट के प्रयोजन के बारे में बताया गया है। ये पार्ट न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत होना अनिवार्य है। दोस्तों, पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये बताया गया है कि राज्य अपनी नीतियां बनाते समय कौन कौन से
तत्वों यानी कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। आर्टिकल नंबर 38 प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल नंबर 38 प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल यानी राज्य लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। राज्य किसके लिए कार्य करेगा? लोक कल्याण यानी उनकी जो जनता है, राज्य की जो जनता है उसके कल्याण के लिए कार्य करेगा। आर्टिकल नंबर 39 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी यानी कुछ एक अनुसरणीय नीतियां हैं उनको अपनी पॉलिसी बनाने में शामिल करेगा। ये नीतियां कौन कौन सी हैं? पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार होगा यानी पुरुषों और स्त्रियों को आजीविका के साधनों का पर्याप्त अधिकार होगा। समाज के भौतिक संसाधनों का उचित स्वामित्व एवं वितरण करेगा यानी जो समाज के संसाधन है, भौतिक संसाधन है, उनका स्वामित्व और वितरण करेगा। अर्थव्यवस्था में धन तथा उत्पादन के साधनों का अहितकारी केंद्रीकरण रोकेगा यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और धन का जो सेंट्रलाइजेशन होता है यानी कुछ व्यक्तियों के पास धन इकट्ठा होता है उसको वो रोकने का प्रयास करेगा। इसके बाद में पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन यानी कोई कार्य अगर पुरुष करता है तो उसको अगर मान लो 100 रुपये मिलते हैं तो उसी कार्य को यदि कोई महिला करती है तो उसको भी 100 रुपये मिले, ऐसा राज्य सुनिश्चित करेगा। इसके बाद में बच्चों की गरिमा तथा उनके विकास का अवसर देगा यानी उनकी गरिमा का ध्यान रखेगा और उनको विकास के अवसर देगा और शोषण से बचाएगा। तो इस तरह की कुछ एक अनुसरणीय पॉलिसियां हैं, इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 39 के तहत। आर्टिकल 39A में इक्वल जस्टिस एंड लीगल फ्री एड यानी समानता के आधार पर न्याय दिया जाएगा और कुछ एक गरीब या वंचित लोग हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है उनको निशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कीजिए कि नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जिसकी स्थापना 1987 में की गई थी, यह आर्टिकल 39A के तहत नालसा की स्थापना की गई थी यानी नालसा की स्थापना किसके तहत की गई थी? आर्टिकल 39 इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। आर्टिकल नंबर 40 ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत यानी ग्राम समाज, ग्राम पंचायतों के गठन संगठन की बात करता है और शासन की इकाइयों के रूप में उनको शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने की बात करता है। आर्टिकल नंबर 40 इनको लर्न करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है। 36 परिभाषा, 37 प्रयोजन, 38 लोक कल्याण, 39 अनुसरणीय नीतियां, 39 निःशुल्क और 40 ग्राम। तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। परिभाषा, प्रयोजन, लोक कल्याण, अनुसरणीय, निःशुल्क, ग्राम। परिभाषा, प्रयोजन, लोक कल्याण, अनुसरणीय, निःशुल्क, ग्राम। आर्टिकल नंबर 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस। कुछ दशाओं में विशेषतः बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता यानी कुछ एक ऐसी दशाएं हो जाती हैं जैसे बुढ़ापा हो गया, बेरोजगारी हो गई, बीमारी हो गई, अशक्तता यानी कुछ एक जैसे दिव्यांगता हो गई। तो ऐसी दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आता है आर्टिकल 41 के अंडर। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा ये मिस्टेक है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क यानी अगर कोई व्यक्ति काम पर लगाया जाता है तो वहाँ काम करने की जो दशा है वो किस तरह की होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए और मानवीय दशाओं में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपनी मजदूरी या पेट पालने के लिए कुछ ऐसी खतरनाक स्थितियों में काम करे जो कि उसके अनुकूल न हो या अमानवीय हो। मैटरनिटी रिलीफ, महिलाओं को जो बच्चे के जन्म देने पर जो मैटरनिटी रिलीफ मिलती है वो आर्टिकल नंबर 42 के तहत मिलती है। आर्टिकल नंबर 43 लिविंग वेजेस ऑफ वर्कर्स यानी मानव जीवन चलाने के लिए यानी वर्कर्स, लेबर्स के लिए ये आर्टिकल
43 समर्पित है। आर्टिकल नंबर 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होगा, ऐसा राज्य सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समान नागरिक संहिता, यानी जो सिविल, जैसे सिविल रिलेशन होते हैं, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, इस तरह के जो रिलेशन होते हैं उनके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। मान लीजिए आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह क्रिश्चियन, किसी भी रिलीजन के हैं, अगर मैरिज के जो नियम हैं, यानी आप जो मैरिज के लिए जो प्रावधान हैं वो सबके समान होंगे, इस तरह का प्रावधान करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। आर्टिकल नंबर 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा देने का राज्य प्रयास करेगा। आर्टिकल नंबर 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST OBC। तो 46 किसके लिए? ST SC OBC के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखा गया। कौन से आर्टिकल के तहत? 46 के तहत। तो 46 SC ST OBC। 47 न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राज्य को पोषण और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास करने होंगे, ये कहता है आर्टिकल नंबर 47। आर्टिकल नंबर 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल नंबर 48 कृषि और पशुपालन का वर्णन करता है। राज्य को आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करते हुए एग्रीकल्चर और हस्बेंड्री को, एनिमल हस्बेंड्री को अपलिफ्ट करना होगा, यानी इसमें सुधार करना होगा। आर्टिकल नंबर 48 प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल नंबर 48 के तहत राज्य को इन्वायरमेंट का, फॉरेस्ट का और वन्य जीव, इनका प्रोटेक्शन करना होगा। आर्टिकल नंबर 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी अनुच्छेद 49 के तहत ऐसे मॉन्यूमेंट्स, ऐसे स्मारक, ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे स्थान जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, इनका प्रोटेक्शन किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 49 के तहत। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी, यानी राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए कदम उठाना, यानी राज्य का जो प्रशासन होगा उनमें से कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करेगा राज्य। आर्टिकल नंबर 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य प्रयास करेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता से निपटान करने के लिए प्रोत्साहन करेगा। तो दोस्तों ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 DPSP के तहत आते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये वो प्रिंसिपल हैं, इनके तहत कोई भी राज्य अपनी नीतियों को बनाएगा। हालांकि ये नीतियां न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होती हैं, लेकिन किसी भी राज्य के शासन में इनका मूलभूत होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सबसे अंतिम भाग, पार्ट 4A, यानी भाग 4A, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4A में केवल एक ही भाग है, 4A, सॉरी एक ही आर्टिकल है 51A, यानी पार्ट 4A में ओनली वन आर्टिकल है 51A। इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किया गया और ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 42 अमेंडमेंट 1976 द्वारा जोड़ा गया था। और ये ड्यूटीज, ये मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान में जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 86वें संविधान संशोधन
अधिनियम 2002 द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराना, ये 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, मैं मौलिक कर्तव्य की बात करता हूँ। ये मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर 2, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में बनाए रखें। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें। नंबर 4, देश की रक्षा करें, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा करें और जब देश को जरूरत हो, देश आपको बुलाता है तो आप राष्ट्र की सेवा करें। लोगों में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। वर्ग आधारित भेदभाव से दूर रहें। प्रथाओं, रीतियों को सम्मान दें। नंबर 6, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को समझें और उनका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, वन्यजीव रक्षा, संविधान और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नंबर 9, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष सतत प्रयास करें। राष्ट्र निरंतर बढ़ता रहे, प्रयत्न और उपलब्धियों को की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, हिंसा से दूर रहें। और 11वां मौलिक कर्तव्य है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। ये मौलिक कर्तव्य इसलिए जोड़ा गया था कि भारत से निरक्षरता दूर हो और बच्चों को शिक्षा का अवसर मिले। 11वां जो मैंने आपको बताया, 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के लगभग 5 पार्ट को डिस्कस किया। बहुत ही ब्रीफ में डिस्कस किया है। आपको कैसा लगा इस पर आप कमेंट दें, और आपको जैसा भी लगता है आप इसमें कैसा भी कमेंट कर सकते हैं। अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगा है उस तरह का आप कमेंट करें। और इसी तरह के वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।